Yesterday we started with imperfect competition. Imperfect. Let's recapitulate it. We are doing market, and in market, in our syllabus, our syllabus is market on the basis of competition. On the basis of competition, there are three types of market: perfect competition, monopoly, and imperfect. Perfect competition we did it in a very elaborated form. Monopoly is not in our syllabus, but still we discussed it. What is a monopoly? Monopoly where there is a single seller of the market of a product in the entire market. जब किसी मार्केट में एक ही बेचने वाला है किसी प्रोडक्ट को, दैट इज मोनोपोली. फिर जब एक ही है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा, सप्लाई भी उसी के हाथ में होगी, फिर एंट्री भी फ्री एंट्री और एग्जिट भी नहीं होगा, क्योंकि एंट्री अगर फ्री होगी तो एक थोड़ी रहेगा, फिर तो और भी आ जाएंगे. एंट्री उसमें रिस्ट्रिक्टेड होगी मोनोपोली में. तो मोनोपोली के फीचर्स कुछ इस तरह के हैं. मोनोपोली के फिर स्टार्ट किया था हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन इम्परफेक्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि इट हैज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. जैसे पहला फीचर है इसका लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. इम्परफेक्ट देखो, इम्परफेक्ट में भी आगे दो तरह की मार्केट है आपके सिलेबस में: मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. मोनोपोलिस्टिक भी है और कंपटीशन भी है, तो इसलिए इसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. पहला फीचर इसका लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, कि देयर आर सेलर्स आर इन लार्ज नंबर्स. और नो वही देखो, फीचर तो वही रहेगा ना, इधर भी इसका इम्प्लीकेशन वही रहेगा कि नो सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा मार्केट को. दूसरा फीचर है इसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. वो आ गया मोनोपोली का कि सबका प्रोडक्ट डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर. मॉर्निंग बेटा, कैमरेज ऑन करो पहले आप सभी अपना. ऑल ऑफ यू नीड टू पुट योर कैमराज ऑन बेटा, सो दैट आई कैन सी यू. ऑटोमेटिकली नहीं ऑफ होता बेटा ये, इट डजंट गेट ऑफ ऑटोमेटिकली. इम्परफेक्ट, इसको मैं आज फिनिश कर देना मार्केट को. इम्परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स फर्स्ट, जो कोई लिखना चाहता है नहीं तो अदरवाइज बुक्स में है, वो कंपटीशन का फीचर है. दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दैट प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेलर्स इन सम वे और अनदर, इन वन वे और अनदर. चाहे पैकेजिंग में डिफरेंट हो, क्वालिटी में डिफरेंट हो, प्राइस में डिफरेंस तो कितनी तरह के हो सकते हैं. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द सेकंड फीचर. थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. एनी फर्म कैन एंटर द इंडस्ट्री और एनी फर्म वांट टू लीव द इंडस्ट्री, दे कैन लीव द इंडस्ट्री. सो देयर इज एंटायर फ्रीडम. ठीक है, ये आगे फिर परफेक्ट कंपटीशन का फीचर. फिर चौथा फीचर है इसका इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, कि सबकी अपनी अपनी प्राइस नीति है. नहीं तो पहले दोनों मार्केट में क्या होता था, परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री तय करती थी प्राइस और एवरी फर्म हैज टू फॉलो द प्राइस. मॉर्निंग बेटा. और मोनोपोली में तो है ही सिंगल सेलर है, विक्रेता ही एक है, बेचने वाला ही एक है, तो वो खुद ही करता है प्राइस डिसाइड. लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर्स तो लार्ज नंबर हैं, सबका प्रोडक्ट अलग अलग है. जब सबका प्रोडक्ट अलग अलग है तो सबकी प्राइस पॉलिसी अपनी अपनी है, वो खुद तय करते हैं. लेकिन प्राइस तय करते टाइम वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स या हमारे राइवल्स या हमारे प्रोडक्ट का जो एकदम इमीडिएट सब्स्टिट्यूट हो सकता है, वो हमारे और उसके प्राइस में कितना फ़र्क है. तो वाइल डिसाइडिंग द प्राइस, एवरी सेलर डू कंसिडर द प्रोबेबल रिएक्शन ऑफ हिज राइवल्स और हिज कॉम्पिटिटर्स. तो इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी बेशक है इसकी. अच्छा, फिर सेलिंग कॉस्ट, हाई सेलिंग कॉस्ट. ये दोनों तरह का जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है ना, अभी हम पहला कर रहे हैं इम्परफेक्ट, IM वाला इम्परफेक्ट. इसमें दो हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली. दोनों में ही ये फीचर पाया जाता है, सेलिंग कॉस्ट. Selling cost is high because every seller wants to sell his product
in large quantities. इसलिए they promote their product in one way or another. तो high selling cost means they spend too much on advertisements and publicity. फिर non price competition, कि there is a non price competition amongst the firms. मतलब प्राइस कंपटीशन होता है कि प्राइस के ऊपर compete कर रही है फर्म, कि कोई थोड़ा घटा रहा है, उससे ज़्यादा घटा रहा है, पहला वाला और ज़्यादा घटा दे रहा है, फिर वो और ज़्यादा घटा, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए. तो ये इस तरह के कंपटीशन को कहा जाता है प्राइस कंपटीशन. लेकिन नॉन प्राइस कंपटीशन वो होता है जो आजकल आप देखते हो कि बाय 1 kg एंड गेट 200 grams एक्स्ट्रा, 2 के साथ एक ये फ्री, इसके साथ 1.5 साल की वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी, गारंटी, दुनिया भर की सेल्स सर्विसेज. These are called non-price competition. So this is an integral part of imperfect competition. तो imperfect में दोनों आ गए, मोनोपोली भी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी. आपकी वॉइस क्रैक कर रही है. क्रैक कर रही है. यस सर. यस सर. तो रुको मैं रिकनेक्ट करता हूँ. रुको. Audible? Okay, fine. Imperfect competition, we were discussing about imperfect competition. Imperfect competition में it has a element of both monopoly and competition. That is why their characteristics or features are such that some of them resembles perfect competition and some of them resembles monopoly. Large number of sellers, but a product differentiation. Free entry and exit, independent price policy. High selling costs. Selling cost means when expenditure is made for selling good, that is advertisements. High selling cost. Then 7th, non-price competition. There is a non-price competition amongst the firms. And बताया मैंने आपको कि non-price competition क्या होता है. Where goods are additionally given to the consumer, they attract consumers to buy their product. कि आप इतना लो, इसके साथ ये फ्री, उसके साथ वो ये फ्री, ये दिस इज कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इसका डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व. परफेक्ट कंपटीशन में तो ऐसा रहता है, क्योंकि लार्ज नंबर उसमें स्टेटस क्या था कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस गुड्स एट यूनिफॉर्म प्राइस, इसलिए ऐसा था. लेकिन ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसमें प्रॉफिट मोटिव है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग और डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. एंड बाय डाउनवर्ड स्लोपिंग वी मीन कि सेलर कैन ओनली सेल मोर ऑफ द गुड ओनली बाय रिड्यूसिंग प्राइस. प्राइस को घटाएगा तभी ज्यादा बेच पाएगा. परफेक्ट कंपटीशन की तरह नहीं है कि एक ही प्राइस पर बेच रहे हैं सभी. तो इस बाजार में इस तरह का एवरेज रेवेन्यू कर्व या उसका डिमांड कर्व, कल मैंने आपको क्वेश्चन भी पढ़ के बताया था. एवरेज रेवेन्यू कर्व इज नोन एज डिमांड कर्व. और ये आपको, आप पता नहीं इसको कितना सीरियसली ले रहे हो या कितना सीरियसली समझ रहे हो. मैं आपको बता देता हूं, ये टॉपिक इतने इंटर रिलेटेड है इकोनॉमिक्स में या तो आपको पूरी समझ है, या इकोनॉमिक्स में या तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर है, या फिर बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हो. बड़ा सिंपल है, याद करके तो आदमी कितना ही करेगा. डिमांड एंड सप्लाई आर रिलेटेड टू मेनी थिंग्स. हमने डिमांड ही अलग से पढ़ा, पूरा यूनिटी था एक, फिर सप्लाई अलग से पढ़ा. तो एवरेज रेवेन्यू कर्व मींस डिमांड कर्व. और डिमांड कर्व क्यों है, आप रेवेन्यू को ही ले लो तो यही मतलब हुआ ना. अगर हम इसको रेवेन्यू मान लें और इसको क्वांटिटी मान लें कि भी इस पर इतना था, इस पर इतना था, तो रेवेन्यू बेचने पर जो अगर मेरे को 100 रुपया मिल रहा है, मान लो मैं दुकानदार हूँ और तुम सब मेरे बायर्स हो, ठीक है, मेरे को अगर रेवेन्यू 100 रुपया मिल रहा है तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर, और तुम ही लोग खरीद रहे हो, तो तुम्हारा डिमांड भी तो 100 रुपया है, तुमने भी तो 100 का परचेज किया होगा. तो इसलिए डिमांड और सप्लाई, इसलिए भी आपको पता है
अमर्त्य सेन हमारे वो इकोनॉमिस्ट हुए जिनको नोबेल प्राइज मिला है। डू यू नो अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विनर है, जिनको नोबेल प्राइज मिला था फैट की थ्योरी देने के लिए, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन की थ्योरी। उन्होंने डिमांड और सप्लाई किया ही एनालिसिस करके अपनी रिसर्च दी थी, और उस रिसर्च को पूरे लैटिन अमेरिका में स्टडी किया गया। मतलब पूरे लैटिन अमेरिका में तो नहीं, उनकी केस स्टडीज़ होती हैं, लिमिटेड किया होगा, लेकिन केस स्टडीज़ की, फिर उसको सही पाया गया। और उस साल 3-4 नॉमिनीज थे, लेकिन इतनी अच्छी डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी इन्होंने प्रोड्यूस की कि इसी के ऊपर उनको नोबेल प्राइज मिल गया। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई का ही एनालिसिस था। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर लास्ट तरह की मार्केट हमारी है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ओलिगोय एंड पोलिस। ओलिगो मीन्स फ्यू एंड पोलेन, और पोलिस भी बोलते हैं, पोलेन भी बोलते हैं इसको, लेकिन ग्रीक वर्ड में लास्ट में एस आता है तो पोलिस भी बोलते हैं, मीन्स सेलर। सो व्हेन देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन द एंटायर मार्केट, when just a minute beta, just a minute, when there are few sellers of a product in the entire market, that type of market is known as oligopoly. लेकिन वो few sellers होते few हैं, but they are large in size, वो बड़े बड़े sellers होते हैं। they are big sellers but their numbers are few, वो गिनती में कम है, जैसे 3, 4, 5, 6, लेकिन दे आर बिग सेलर्स। ठीक है, तो इस तरह के बाजार को कहा जाता है ओलिगोपोली। फिर मैंने आपको कल ही बताया था कि इसमें 2 क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन है प्योर ओलिगोपोली एंड डिस्क्रिमिनेटिंग ओलिगोपोली। उसका बेसिस, उसका आधार है प्रोडक्ट। इफ फ्यू सेलर्स आर सेलिंग होमोजीनियस गुड्स, एक जैसी सामान बेच रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड प्योर ओलिगोपोली। But when few sellers are selling differentiated goods, that is known as discriminating oligopoly. जैसे अब इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो ऑटोमोबाइल क्यों बड़ी एक इंडस्ट्रीज हैं जिनका यहाँ जहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल एकदम तुरंत समझ में आता है। सबका प्रोडक्ट अलग अलग है, किसी की माइलेज ज़्यादा है, किसी में कोई फीचर है, किसी गाड़ी में कोई फीचर है। यही गेम है ना सारा। तो और ये सब, जब सबका प्रोडक्ट अलग अलग है, ये हो गया डिस्क्रिमिनेटिंग ओलिगोपोली। लेकिन अगर ऐसा होता कि सभी एक ही जैसी चीज़ बना रहे होते, मतलब 5-6 सेलर जितने भी हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल यही है पेट्रोल डीजल। वैसे एग वाला भी है, अब अगर एग प्रोड्यूसिंग वो कंपनी है तो एग तो एक जैसे ही आता है। सो when the product is homogeneous, that is called pure oligopoly, and when the products are different, that is known as discriminating oligopoly. फिर एक मैंने बताया था आपको collusive oligopoly and non collusive oligopoly. collusive oligopoly वो हुई जहाँ पे few sellers come together and form a cartel or gang or a group and dominates the entire market, और अपनी मन मर्जी मैनिपुलेट करते हैं, चाहे प्राइस बढ़ा लें चाहे घटा लें, क्योंकि वो सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं ना। फिर मान लो पेट्रोल डीजल की मार्केट इस टाइम इस सिचुएशन पे है कि ये डिमांड है या ये सप्लाई है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम, ये लीटर तेल चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। अब वो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वो तो है ना 10-12 ही कंट्री हैं पूरी दुनिया में जिनके पास, ओपेक कंट्रीज जिनको हम कहते हैं, OPEC, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन्होंने ग्रुप ही बनाया हुआ है। वो सीधा ही अगर प्रोडक्शन की ज़मीन में से कितना ऑयल निकालना है, उसमें अगर मान लो 10 मिलियन बैरल रोज की घटा दें तो डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगी,
तो सप्लाई में डिक्रीज आने से क्या हो गया, पहले ये प्राइस था फिर ये प्राइस हो गया, सप्लाई में डिक्रीज होएगा, मार्केट में ऑयल कम हो जाएगा तो प्राइस बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा, रहेगा मार्केट फोर्सेस के तहत ही, डिमांड एंड सप्लाई के तहत ही। लेकिन अब उनका सप्लाई के ऊपर पूरा कंट्रोल जी है, कोल्यूसिव ओलिगोपोली कहते हैं इसको। व्हेन फ्यू सेलर्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कार्टेल, गैंग, ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन and controls the entire supply of the product in the entire market and manipulate market. They can manipulate, चाहे वो करते हो या ना करते हो, but they can, वो कर सकते हैं। इस तरह के ओलिगोपोली को कहा जाता है कोल्यूसिव ओलिगोपोली। फिर नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली, सिंपल वाली ओलिगोपोली, जहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं, अपना अपना सामान खुद ही बेच रहे हैं, मतलब इकट्ठे नहीं हो रहे, दे आर नॉट कोलाइडिंग, तो नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली होगी। ठीक है, तो इसके फीचर्स ओलिगोपोली के, ऐसे तो जितने मर्जी बना लो, जितने बोलते जाता हूं आप सुनते चलो। नंबर 1, देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट एंड दैट फ्यू सेलर्स मीन्स फ्यू लार्ज सेलर्स in the entire market, and there is that is why this market is also known as competition amongst the few. दूसरा, इस बाजार में ना ही एंट्री फ्री है कि देयर इज पूरी फ्रीडम है कि एनी फर्म कैन एंटर द मार्केट और एनी फर्म कैन लीव द मार्केट, ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा है कि बिल्कुल मना ही है मोनोपोली की तरह, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। सो इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, इन ओलिगोपोली, नीदर द एंट्री इज फ्री नॉर इट इज रिस्ट्रिक्टेड, इंस्टेड इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फर्म टू एंटर द मार्केट। ये इसका फीचर हो गया। समझ आया है आपको कि पहला आ गया फ्यू सेलर्स कि भाई देर आर फ्यू लार्ज सेलर्स इन द मार्केट। दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूं, है ही नहीं यहाँ तो इन्होंने दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, बैरियर्स हैं कि इस अंडर ओलिगोपोली इट इज नीदर फ्री नॉर रिस्ट्रिक्टेड, कि ना ही आज़ादी है और ना ही मनाही है क्या, थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट में एंटर करना, देर आर सम बैरियर्स, there is some difficulty। ये इसका फीचर है, neither it is free, there are some barriers for the new firms to enter the market। Then interdependence, there is a great deal of interdependence amongst the few sellers। जैसे ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लो, सबसे बेस्ट ऑटोमोबाइल, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मान लो ये है मारुति, ये है हुंडई, और एक ले लो टाटा, ऐसे तो बड़ी ले सकते हैं हम। मान लो ये 3-4 फर्म्स हैं, 3 ले ली मैंने से। अब ये कितनी तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ये सो देखो। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस तो है ही आर्थिक रूप से, क्योंकि किसकी कितनी कीमत रखी है, मैंने कितना कीमत रखनी है, वो अपनी गाड़ी में क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, कितने इंच के टायर, कितनी छत, कितना माइलेज, ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं ना। तो इकोनॉमिक डिसीजंस हुए कि प्राइस, मेरा प्रॉफिट, मेरी कॉस्ट, इन चीज़ों के डिसीजन के लिए भी एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि अपने प्रोडक्ट का डिसाइड करने से पहले दूसरे का देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि मैं 10 लाख की गाड़ी निकालूं और मेरा कॉम्पिटिटर है वही गाड़ी उतने ही फीचर, उतने ही सब कुछ के साथ वो 8 या 8.5 में निकाल दे, तो मेरी तो 10 वाली गाड़ी बना के खड़ी रहेगी ग्राउंडों में, कोई खरीदेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो बात को आप? ये प्रॉब्लम भी है, इसलिए भी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। सो दे आर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन सच एज प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस, दे डिपेंड ऑन ईच अदर। ये होगी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। और तकनीकी रूप से भी है टेक्निकल इंटरडिपेंडेंस। जैसे मान लो एक MRF कंपनी है, ये मारुति को भी टायर दे रही है, हुंडई को भी टायर दे रही है, टाटा को भी टायर दे रही है। फिर एक कंपनी है ल्यूमैक्स, मान लो
ये इसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स दे रही है, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स दे रही है, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स दे रही है। फिर कोई कंपनी है वो जैसे मान लो चाबी बना रही है मिंडा, मिंडा कंपनी, वो मिंडा की हुंडई को भी बना के दे रही है, उसको भी बना के दे रही। तो तकनीक के रूप में भी ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। याद रखो, आपको नहीं पता है तो समझ लो, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होती कि पूरी की पूरी गाड़ी अपनी बनाती है, ऐसा नहीं होता बेटा। गुड़गांव जो है ना, गुड़गांव मैं दिल्ली में जब पहले तो पढ़ाता था, उस टाइम पे हम जाते थे। ये कौन है? आशीष चंचलानी, ये पहले आता है बच्चा। आशीष बेटा, आप पहले फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्या? अपना वीडियो ऑन करो। सर कल भी आया था। कल भी आया था? आपके पीरियड में आया था। नहीं, मेरी क्लास में नहीं आया था। मेरे पास तो रिकॉर्ड है पूरे अटेंडेंस का। अरे क्या काम हो? आशीष, आशीष बेटा, आप अब अपना कैमरा ऑन करो। आशीष, कौन है ये आशीष? आप जानते हो? वो चैट बॉक्स में बोल रहे हैं कि उसका कैमरा खराब है। नहीं, पर आप जानते हो इसको? अरे कैमरा खराब है तो ऑडियो थोड़ी ना खराब है। अब बात तो करो। सर कल बोल रहा था कि उसका कैमरा मोबाइल गाड़ी के नीचे आ गया था। नहीं, फिर ऐसे नहीं होता ना बेटा, ऐसे थोड़ी ना हम किसी को अलाउ कर सकते हैं। कोई इसको जानता है आप में से? नो सर, नो सर। ये कौन है बेटा? आशीष चंचलानी? सर नाम तो फेमस यूट्यूबर का रखा है। हैं? फिर उसने लेफ्ट ही कर दिया। नहीं, हम भी निकाल देंगे सर बेटा, अकाउंटेंट से मैं आया था सर। हम भी निकाल देंगे। हमारे पास तो रिकॉर्ड है, हमारे पास ग्रुप बना हुआ क्लास टीचर्स का। हमें पता है हमारे पास कौन सा बच्चा हमारी क्लास का है, कौन सा नहीं है। वी नो दैट, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो, कोई नहीं, हम अलाउ ही नहीं करा करेंगे नेक्स्ट टाइम से। सो ओलिगोपोली में देर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट। देर इज अ बैरियर टू एंट्री। Entry is not free. Third, interdependence. There is a great deal of economic interdependence and technical interdependence as well. और मैंने आपको दोनों बताई। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होता है आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होना, और वो क्या हो गया कि कितना प्राइस पर क्या आउटपुट निकालना है, कि कितनी गाड़ियां बनाऊं 10 लाख वाली, तो कितने प्राइस वाले, कितना प्राइस और आउटपुट, ये डिसीजंस लेने के लिए दूसरों के डिसीजंस पर निर्भर रहना पड़ता है। ये होगी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। और टेक्निकल इंडिपेंडेंस, ये जो एग्जांपल बताया मैंने आपको कि एक से दूसरा ले रहा है, उसी से वो ले रहा है, उससे वही ले रहा है, तो एक दूसरे पर सामान के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए भी एक दूसरे पर निर्भर है। उसी का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था। गुड़गांव में मैदान होता था, उजाड़ होता था, ये भी नहीं कह सकते कि जंगल होते थे। गाँव था, देहात। हम जाते थे तो डर लगता था दिन में भी, इतना सुनसान एरिया था गुड़गांव का। वहाँ पे MUL मारुति उद्योग लिमिटेड खुला सबसे पहले। एक ये खुला था और एक NSG का ट्रेनिंग सेंटर, NSG का कमांडो सेंटर खुला था। ये दो उजाड़ में खुले थे। उजाड़ में इनकी 4 दीवारी होती थी, बस इसी के लिए लेबर स्पेशली गाड़ियों में जाती थी वहाँ पे दिल्ली से। और आज देखो, मतलब पिछले 30 सालों में गुड़गांव के MUL के साथ टायरों की फैक्ट्री लगी होगी, सीटों की फैक्ट्री लगी होगी, पेंट की फैक्ट्री लगी होगी, फिर कितनी तरह की ऑक्सिलरी प्लांट्स जो उसको सपोर्ट करते होंगे। इस तरह के यूनिट्स को ऑक्सिलरी यूनिट्स कहा जाता है। जैसे मारुति के साथ मान लो मेरे को भी काम मिला हुआ है, और मैं क्या करता हूँ, तारों की पाइपिंग का मेरे को केसिंग मैं सप्लाई करता हूँ। मान लो एग्जाम्पल कि ये सप्लाई है मेरी मारुति में, तो मैं एक ऑक्सिलरी यूनिट हुआ कि उसका एक सब्सिडरी सेकेंडरी पार्ट या उसका
तो इस तरह से काम चलता है। तो दिस इज नोन एज टेक्निकल इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। फिर सेलिंग कॉस्ट, वो तो मैं आपको पिछले वाले में बता चुका। हाई सेलिंग कॉस्ट, एवरी फर्म स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। और आप देख लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितनी एडवर्टीजमेंट आती है, कितनी मशहूरी आती है गाड़ियों की, कारों की। हर कंपनी अपनी मशहूरी दे रही होती है, क्योंकि हर एक कंपनी स्ट्राइव कर रही है या कोशिश कर रही है अपनी सेल्स को प्रमोट करने की, कि मेरी सेल्स ज़्यादा हो, मेरा सामान ज़्यादा बिके। तो हाई सेलिंग कॉस्ट। फिर नॉन प्राइस कंपटीशन, मैंने बताया था दोनों मार्केट्स में है ये, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी, ओलिगोपोली में भी। तो नॉन प्राइस कंपटीशन अगेन सेम थिंग, वेयर कंपनीज ऑफर एडिशनल सर्विसेज और गुड्स विद द परचेज, such as giving discounts, giving additional goods, giving after sale services, guarantees and warranties, replacements. These are called non-price competition because there are already few firms. The firms are not in large number, they are not selling homogeneous goods, they are not selling at uniform price. So there has to be competition oligopoly में। तो बायर को अट्रैक्ट करने के लिए नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, बिकॉज एवरी फर्म wants to increase सेल्स का बढ़ाने का खेल है सारा। तो कितने फीचर हो, अच्छा इसके अलावा और बनाने हो तो एक वो बना दो फीचर कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, प्योर ओलिगोपोली एंड डिस्क्रिमिनेटिंग ओलिगोपोली। फिर एक फीचर वो बना दो प्योर कोल्यूसिव ओलिगोपोली और नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कितने बन गए रिकॉल करते हैं? पहला फ्यू सेलर्स, दूसरा एंट्री इज डिफिकल्ट, neither it is free nor it is restricted, entry is difficult, yet there are barriers for a firm to enter the market। ठीक है। तीसरा इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस में आगे 2 बना दो, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड टेक्निकल इंटरडिपेंडेंस। ठीक है। फिर अच्छा ये भी है अपनी प्राइस पॉलिसी भी तो इनकी अपनी अपनी होगी। एवरी फर्म विल डिसाइड या डिटरमिन देयर ओन प्राइस। देखो इस तरह से ये भी हो सकता है। डू यू रिमेंबर? इसीलिए मोनोपोली में डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व इज लेस इलास्टिक, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इट इज मोर इलास्टिक, बट दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये जो चौथी मार्केट हमने की ओलिगोपोली, इसमें निर्धारण ही नहीं हो पाता है, इनडिटर्मिनेटनेस, कि इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। क्यों? वाई? बिकॉज ये अनसर्टनिटी वाली मार्केट है। मैंने मारुति वाला हूं, मैंने अपनी मारुति कार बना दी 4.5 लाख में या 5 लाख में, इतने में हुंडई ने या टाटा ने कोई गाड़ी निकाल दी 3.5 लाख रुपए में उतने फीचर्स की। तो मेरा तो डिमांड का नहीं ना बन सकेगा या सेलिंग का, कि इतने प्राइस पे मैं इतना बेच पाया या मेरा इतने प्राइस पर इतनी खरीदी जाएंगी, वो श्योर तो नहीं है ना, क्योंकि अनसर्टेन मार्केट है। दूसरा पता नहीं कितना घटा दे तो उसकी सेल ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कुछ ही तो है, देयर आर फ्यू सेलर्स, कुछ ही तो है। तो एक का रिस्पॉन्स में दूसरे ने अगर ज़्यादा घटा दिया, उसकी सेल बढ़ गई, तो इसका तो प्राइस और आउटपुट रह गया वहीं का वहीं। तो इसमें एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये भी एक इसका फीचर है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व और द डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक फर्म कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, उसमें निर्धारण नहीं किया जा सकता। और वो क्यों नहीं किया जा सकता वो भी मैंने आपको बता दिया। सो दैट ब्रिंग्स एंड टू दिस यूनिट। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। If you have any doubts, you can ask बेटा। और आई होप तुम नोट्स वगैरह बना रहे हो सभी, तुम अपना मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हो, कॉपी मेंटेन कर रहे हो, रजिस्टर। यस सर। हाँ, इसको प्रॉपर करना बेटा। याद रखना ये मार्क्स लिखने के मिलते हैं, मार्क्स फाइनली अटेम्प्ट करने के, लिख के अटेम्प्ट करने के मिलते हैं।
तो उसलिए उतना इंग्लिश लिखनी भी आनी चाहिए, उतने आपको न्यूमेरिकल का भी एप्टीट्यूड होना चाहिए और उतनी समझ भी होनी चाहिए। समझना ज़्यादा आसान होता है। मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया था एक दिन, चाय का एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको। समझना आसान होता है, याद करना मुश्किल होता है। तो कोशिश करो समझने की। चलो कल कुछ और करेंगे, नहीं तो ऐसा करते हैं, कौन सा टॉपिक बोलो? रिवीजन के लिए तो मैं बताऊंगा ना आपको, क्योंकि आपका यूनिट टेस्ट आ रहा है। कल आप पढ़ के आओगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, 2 ही टॉपिक दे रहा हूं मैं आपको, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन मैं फिर अपने हिसाब से पूछ लूंगा। स्टार्टिंग के टॉपिक हैं इंट्रोडक्शन के। कार्टेल्स होते हैं गैंग बेटा, कार्टेल्स, कार्टेल मीन्स गैंग, ग्रुप। तो फॉर टुमारो you will come prepared with central problems, production possibility curve। ठीक है, 2 ही टॉपिक दे रहा हूं आपको। और इंट्रोडक्शन में जो है वो पॉजिटिव वगैरह है वो सब। हाँ बेटा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, वही क्योंकि आज 15 होगी और 10-15 दिन में तो आपका यूनिट टेस्ट ही है फिर। तो पहले 1-2 दिन हम पहले ये तो देखें कि किसके क्या पल्ले पड़ा है और कौन किधर खड़ा है। थोड़ा टटोल के तो देखें आपको।